वक्त की पाबंदियों को तोड़कर जब कोई परिंदा मुंडेर पर आकर सुरीली सदा देने लगे, जब कोई बेबसी, मिस्कीनी, लाचारी और बंदिशों से आगे की सोच रखता हो, जब कोई अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने की खातिर अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले से ज़्यादा मशक्क़त करने का मादा रखता हो, तब यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसे शख्स के कामयाबी कदम ज़रूर चूमती है। और दोस्तों, ज़िंदगी में मंजिल पाने की ललक ईमानदारी से शुरू होकर उस शख्स को कामयाबी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है, और तब जाकर ये कामयाबी कभी न ख़त्म होने वाली एक ऐसी उड़ान में तब्दील होती है जो न सिर्फ उस शख्स को गले लगाती है, बल्कि उसके माथे पर एक बेहद हसीन और शानदार बोसा भी देती है। हौसलों की उड़ान के एक और शुमारे में मैं राशिद आप सबका तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज फिर से बात, मुलाकात, एहसासात और जज्बात का एक तफसीली गुफ्तगू का सिलसिला एक ऐसी शख्सियत के साथ जिसने जोश, जुनून, मशक्क़त, हिम्मत, ताकत के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, और आज हिंदुस्तान की तमाम फ़िज़ाओं के अंदर उनका नाम बड़े ही अदब और इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। और आज हौसलों की उड़ान के अंदर तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं मोहम्मद इसरार अहमद, और उनको ज़माना जानता है MI अहमद के नाम से। बहुत बहुत इस्तकबाल हौसलों की उड़ान में। थैंक यू शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जनाब, आपने जिस तरीके से इनवाइट किया उसके लिए, और ख़ास तौर से शुक्रिया हौसलों की उड़ान DD उर्दू के लिए। धन्यवाद आप सभी का, जितने भी व्यूवर्स हैं आपके, उन सभी का धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम MI अहमद। करते हैं सिलसिला शुरू। आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी, जितना मुझे मालूम पड़ा आपकी जर्नी के बारे में कि किस तरह से आप एक हिंदुस्तान के छोटे से शहर बरेली से निकलकर मुंबई तक का सफ़र तय करते हैं, फिर मुंबई से गाड़ी वापस दिल्ली पहुंचती है, और वो कहते हैं ना कि उल्टे बांस बरेली, तो बांस में भी आप काम कर रहे हैं, और बरेली से बॉम्बे पहुंचा, और फिर उसके बाद कहानी दिल्ली आई। तो ये बांस का भी आप जिक्र कर दीजिएगा, और कहानी कैसे कहाँ कहाँ घूमती हुई आती है, तो थोड़ा सा बताएं कि जी बिल्कुल, अपने विषय में। बिल्कुल, इसमें शुरुआत यहाँ से होती है कि मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर रेलवे में है और मेरे ताया रेलवे में है, मतलब एक पूरा बैकग्राउंड जो हमारा रेलवे में बिलोंग करता था। तो मेरा बचपन एक तरीके से देखा जाए तो रेलवे स्टेशंस और रेलवे की कॉलोनीज़ में निकला, और वहाँ मैंने ये देखा कि सैलरी बेस, मतलब मैं किसी जॉब या उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे अपना मानना था कि एक सैलरी बेस क्या होता है कि एक मंथ का एंड जो प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आकर वो अटक जाता है। और क्योंकि ट्रस्ट शॉपकीपर्स को होता है उनके ऊपर कि भाई गवर्नमेंट जॉब में है तो पैसा तो मिल ही जाएगा, तो एक अंत होता है ना लास्ट मंथ का, जैसे कहा जाता है कि भाई अगर ये राशन ख़त्म हो गया या ये चीज़ ख़त्म हो गई तो आप एक काम करो, नाम ले देना तो मिल जाएगा। तो एक ऐसा वाला सिनेरियो मैंने बहुत करीब से रियलाइज़ किया है और देखा है, हमने फील भी किया उस चीज़ को। और वहाँ मुझे फिर ये लगता था कि मैं शायद जॉब के लिए नहीं बना। मेरे फादर ने कहा कि आप वो 4th क्लास में थे, तो उन्होंने कहा कि हम BRS ले लेते हैं, पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं और आप हमारी जगह आ जाओ। तो मेरा ये मानना था कि वहाँ पर 8 घंटे अगर मैं दे रहा हूँ तो रोज़मर्रा की ज़रूरतें तो पूरी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते। और मैं थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आज़ाद ख्याल का था, मतलब घर से बंद के रहने वालों में से नहीं थे। तो मेरा उसमें मैं क्रिकेट का बहुत, हम खेल में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था मैं, तो घर वाले बहुत पिटाई करते थे मेरी इस विषय में कि आप पढ़ाई पर कम फोकस करते हो और खेल पर ज़्यादा फोकस करते हो। तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई सर, और मैंने पहला एक हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम हमने स्टार्ट किया, और ये फैमिली के साथ साथ मेरी सिस्टर वगैरह सब हैंड एम्ब्रॉयडरी, क्योंकि बरेली एक समय में जरी नगरी के नाम से जाना जाता था, और वहाँ पर हर परिवार में आपको अधिकतर लोग हैंड एम्ब्रॉयडरीज के कारीगर मिल जाएंगे। तो वो कब साथ रह के उनके साथ में 18-19 साल की एज में आते आते कारीगर बन गए फुल, और साथ साथ पैटर्न मास्टर, काका मास्टर। ये मेरा ये है कि जब आप काम कोई करो तो शिद्दत से करो और पूरे जुनून के साथ करो और घुस जाओ उसमें। अगर आपको करना ही है तो बेस्ट करो, अपना बेस्ट लाओगे तो लोग आपको पहचानेंगे, अन्यथा आप भीड़ का हिस्सा बन के जाओगे। और मेरा था कि मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, मैं जो करूँगा बेस्ट करूँगा। और उस टाइम में एक चीज़ मैंने देखी थी कि हमारे यहाँ से प्रियंका चोपड़ा जी जो फिल्म एक्टर हैं, जी, वो बरेली जब आती थी तो एक अलग ही माहौल होता था, मतलब उनको रिसीव करने के लिए लोग पहुँचते थे।
तो मुझे लगा कि ऐसा वाला माहौल क्रिएट होना चाहिए कि आप जब अपने शहर पहुंचो तो आपको ऐसे अनजान लोग रिसीव करने आए जो आपको जानते ही नहीं है। परिवार वाले तो आते ही हैं, लेकिन अनजान लोग भी आए। तो ऐसे ख्यालात थे जब स्टार्ट किया। तो जरी का जब काम स्टार्ट किया तो उसमें मैंने जीरो से स्टार्ट किया, हैंड एम्ब्रॉयडरी से वर्किंग स्टार्ट की, और ज़्यादा कमाना था, इच्छाएं ज़्यादा थीं। 4 बहनें थी हमारी, तो उनकी शादी करना ये ड्रीम था कि अपने पैसे से ही करूंगा, किसी और के पैसे से नहीं करनी, फैमिली के परिवार के पैसे से नहीं करनी। ड्रीम और जिद, हाँ ये कह सकते हैं, जिम्मेदारी पर जिद और उसको तो ड्रीम का। हाँ, बड़े बहन एक मुझसे बड़ी थी, बाकी 3 छोटी थी। तो अब ये एक जिम्मेदारी थी कि इनकी तो मुझे कोई करनी या नहीं हो। तो बड़ी बहन की भी शादी मैंने ही की अपने पैसे से कमा कर। और उसके बाद बाकी की अब 3 छोटी बहनें थी, तो वो एक जिम्मेदारी थी। और पीछे एक छोटा भाई भी था, तो एक बड़ा चैलेंज था वहाँ लाइफ में। और फिर मुंबई पहुँचे उस सपने को पूरा करने के लिए। कुछ मित्र थे, दोस्त थे, उन्होंने बोला कि मुंबई में आपको अच्छा अमाउंट मिल सकता है, जो काम यहाँ कर रहे हैं उस काम को वहाँ पे हम बड़ा कर सकते हैं। इन जनरल जब मुंबई का रुख करते हैं लोग, तो आर्टिस्ट बनने के लिए मोस्टली करते हैं, 90% आर्टिस्ट बनने के लिए। आप किस सपने को लेकर, क्या एक हिडन ऐसा भी था कि हाँ इस काम को करूंगा तो शायद मुझे कुछ और भी वहाँ पर मिलेगा उस सपने की नगरी में? हाँ, ये कह सकते हैं कि मुंबई क्या था कि एक बिजनेस हब था मेरे लिए, और क्योंकि मुझे बिजनेस का ज़्यादा शौक था। और ये एक हम ये कह सकते हैं कि कोइंसिडेंट कि वहाँ पर जब मैंने पहुँचा मुंबई के अंदर, तो हमने 1 साल करीबन एज ए कारीगर मैंने काम किया वहाँ जी। और वो फील किया जो एक व्यक्ति जब मजदूर या लेबर क्लास में काम करता है कि वो 8 घंटे या 10 घंटे या 16 घंटे, कहीं बाहर आप जब जाते हो तो आप फिर 8 घंटे नहीं काम करते, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप ओवर टाइम लेना चाहते हैं। तो वो जो 16 घंटे का वर्क हुआ करता था, तो ऐसा लगता था कि 7 दिन जब काम करते थे, 6 दिन वर्किंग होती थी, 1 दिन ऑफ रहता था संडे का, तो ऐसा लगता था कहीं बंद गए, पैक हो गए, और मैं इसके लिए नहीं बना। तो ये मैंने 1 साल वहाँ रियलाइज़ किया। बट मेरा थॉट ये था कि कारीगरी इसलिए करनी है कि पहले हर चीज़ को समझना है बारीकी से, कहाँ से माल लाया जाता है, कैसे फैक्ट्री बनाई जाती है, कैसे कारखाना बनाया जाता है, कारीगर्स को कैसे डील किया जाता है। ये सब चीज़ों को जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक हम एक बड़े बिजनेस को क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस सोच को लेके 1 साल लगातार मैंने पहले एज पर कारीगरी वहाँ पे की, और कारीगरी करने के बाद फाइनली हमने वहाँ से सारी चीज़ें सीखने के बाद मैंने अपना एक छोटा सा कारखाना स्टार्ट करने का प्लान किया। और फिर करीबन 250 कारीगर मैंने चलाए मुंबई के अंदर, एक फैक्ट्री चलाई। और बहुत कम एज थी उस समय में, 20 साल से नीचे के ही आप कह सकते हैं। उस समय सन 1999 में पहुँच गया था मैं मुंबई। अर्ली राइजर्स बोलते हैं इसको, जितनी जल्दी आप जाग जाएंगे और उतनी ही जल्दी आप बहुत आगे तक राइज करेंगे। और जिस तरीके से आपका प्रोफाइल है, डिजिटल मार्केटिंग, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन और फ्रेंचाइजीज, जिस तरीके से आप स्पेंड कर रहे हैं, मैंने आमतौर पर देखा है कि घाट घाट का पानी ज़रूर पिया होगा, तभी जाकर आप इस तरीके की कंडीशन में आते हैं कि इस तरीके के प्लेंटी ऑफ बिजनेसेस आप रन कर सकें या उसको गाइड कर सकें। आपकी कहानी क्या है? हाँ, तो जब मुंबई में कारखाना अपना स्टार्ट किया तो वहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली कि नंबर्स ऑफ लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। फिर एक डाउनफॉल आया, वहाँ एक बड़ा चैलेंज आया। आप समझिए 21 साल की एज में आप आते हैं और 2 से 3 साल में आप करीबन 50-60 लाख 1 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। और उस समय में मुंबई जैसी एज में वहाँ पे उस समय में एक मीरा रोड एरिया वहाँ पड़ता है, तो मीरा रोड ईस्ट उस समय बस रहा था। जी। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हुआ था तो वहाँ 14 लाख 15 लाख 16 लाख में ऐसे 2 BHK फ्लैट मिल रहे थे। तो वहाँ पर हमने एक फ्लैट लिया इतनी कम एज में आते आते, और गाड़ी वाड़ी परचेज किया हमने, और फिर एक गाड़ी वहाँ परचेज की। सब कुछ एक बढ़िया लाइफ मेंटेन हो गई। अब इस दौरान में एक चैलेंज आया कि एक्सपोर्ट लाइन में मैंने प्लान किया कि अपना खुद का एक्सपोर्ट करना है। तो फिर हमने सऊदी से डायरेक्टली एक्सपोर्ट स्टार्ट किया मैंने कुछ वायर्स के साथ मिलकर। और जब हमने स्टार्ट किया तो अच्छा मूवमेंट शुरू हो गया, और ये एक अच्छी अर्निंग करीबन 2 से 2.5 साल के अंदर करीबन 1 CR के आसपास हमने कमाया उस टाइम में। लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ कि जिस वायर को हम माल दे रहे थे, उन्होंने कहा, एक कॉल पे रिलेशन अच्छे बन गए, तो उन्होंने बोला मेरे को ये वाला माल रेडी करके दे दे। ठीक है। तो एक रमज़ानों की बात थी, तो मैंने कहा ठीक है। और रमज़ानों में क्या होता है कि कारीगर जो होते हैं वो आपके 1 हफ्ते पहले ही निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए, रवानगी करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, डन कर देते हैं। उनके कहने पे मैंने मार्केट से कुछ
माल क्रेडिट पे लिया और कुछ अपना लगाया, तो उठा के करीबन 1.5 करोड़ के आसपास का करीबन वो लॉट था जी। और हमने स्टार्ट कर दिया, अपना जितनी जमा पूंजी थी लगा डाली। अब वो पेमेंट देने आ रहे थे, 10 माल हमने डिस्पैच कर दिया, तो रास्ते में उनको हार्ट अटैक हो गया। और एक बड़ा चैलेंज अब ये हुआ कि अब किससे कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि जो मेन पर्सन था वो नहीं है और हम उनका वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो बहुत बड़ा चैलेंज आया वहाँ पर। और फिर वो उनके परिवार और उन लोगों से कनेक्शन होते होते एक बड़ा चैलेंज ये रहा कि वक्त लग गया, बहुत बड़ा उसमें वक्त लगा, और इधर कारीगर को पैसा देना था। तो ये पूरा बिजनेस 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो गया, जो पिछले 3-4 साल में बनाया था। तो फिर वो घर भी बेचना पड़ा, वो गाड़ी भी बेचनी पड़ी, सब कुछ जीरो हो गया। बैक टू पवेलियन बरेली आ गए। जो हमारे शो का नाम है ना, हौसलों की उड़ान, और जितनी भी शख्सियतें यहाँ पर आती हैं तो उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई लम्हा, कोई ना कोई वाक़या इस तरीके का गुजरता ज़रूर है कि वो कहते हैं शिप हैज़ सिंक्ड, फिर वो बाउंस बैक करता है जी। तो आपकी भी कुछ कहानी यहाँ पर ऐसी लगी है कि ज़िंदगी नीचे की तरफ जाती है, बहुत हाई लेवल पे नीचे क्या गई। यही वही लम्हा था जो सबसे मजबूत आपको बना गया? बिल्कुल सर, यहाँ से कह सकते हैं सर साहब कि इसने स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसने ज़माने में जीना सिखा दिया कि आप कैसे खड़े हो सकते हैं दोबारा। वहाँ से एक चीज़ होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ आई कि एक्सपोर्ट में भी उस समय डाउनफॉल आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरी कंट्री ने सस्ते माल ला के देना शुरू कर दिया। अब हैंड एम्ब्रॉयडरी क्या है, एक बहुत वक्त लेने वाला काम होता है, नोक पलक पे काम किया जाता है जी। और मशीनें आ गई। अब मशीनें जब आई तो मशीनों ने क्या किया, वो काम 1 घंटे में कर दिया जो 8 घंटे में हम करते हैं, तो वहाँ पर रेट में बहुत डाउन आ गया। अब वो जो एक्सपोर्ट की जो एक खूबसूरत एक अर्निंग थी वो ख़त्म होने लगी कहीं ना कहीं, और फिर फाइनली ये हुआ कि इस बिज़नेस को अब छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। और उसी दौरान मैंने इसको छोड़ के फिर किसी ने मुझसे कहा कि यार ट्रेनिंग, मोटिवेशंस और लोगों को लाइफ बदलने में हमारी काफ़ी बड़ी। इसी वक्त पर आपको ये ख्याल नहीं आया कि मैं मुंबई के अंदर हूँ और बाकायदा बड़े अच्छे दिखते भी हैं, पर्सनालिटी भी है जी जी, और कुछ ऐसा ख्याल नहीं आया कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ? हाँ बिल्कुल, एक्टिंग की तरफ बिल्कुल। इसमें फारूक शेख साहब से हैं जो फिल्म एक्टर हैं, उनके साथ में एक मुलाकात हुई। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कराई और उन्होंने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अब मैं क्या था कि हम क्या थे, बहनों के साथ में पले बड़े थे, तो थोड़ी शर्म है जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा थी। तो उन्होंने एक रोल दिया, एक स्टूडियो में बुलाया, बड़ा खूबसूरत मुंबई अंधेरी के अंदर, और वहाँ पे बोले क्या गा सकते हो, गाओ। तो अब गाने की बात आई तो मैंने कहा ठीक है, अब क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेनिंग और मैं जो लीड, मेरे साथ में जितने बहुत सारे कारीगर थे उनके साथ तो बिंदास हम रहते थे। जी जी जी। मैंने गा डाला। मैंने कहा भाई देखो ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, जनगण उमगन तो आता है, ये तो मैं आपको गा सकता हूँ। तो बोले ठीक है गाओ। तो मैंने वहाँ उनको सुना दिया। बोले ठीक है, एक काम करते हैं, एक रोल तुम्हें देते हैं, लीड रोल है, भोजपुरी मूवी है और उसमें आपको हम मौका दे रहे हैं। तो अब मेरे को ये बिल्कुल ही नहीं पता था कि ये सब इंडस्ट्री भी ऐसी कुछ होती है इस टाइप से, और ये सब ये कह सकते हैं कि लक बाई चांस इसको कह सकते हैं। मौका अच्छा था, कह सकते हैं उस चीज़ को। सामने एक एक्टर को बुलाया गया, एक जो फिल्म एक्टर्स थी उनको बुलाया गया, और अब उनके जो पहनावा था वो थोड़ा सा मेरे लिए ऐसा लगा कि मेरी नज़र ही नहीं उठी उनकी तरफ। और यहाँ से एक बड़ा चैलेंज हुआ मुझे कि वो करीबन 5 मिनट हो गए और उन्होंने कहा कि आप इनसे बात कीजिए और थोड़ा सा एक्ट कीजिए चीज़ों को लेकर। और वो हिम्मत ही नहीं पड़ी उधर उनको टच करने की, ऐसे वो तो उसके हाथ में हाथ लेके, तो एक बड़ा चैलेंज आया। तो उन्होंने कहा तू साइड में आ जा। और वहाँ फिर मेरे कहा ये मेरी लाइन मेरे लेवल की नहीं है, मुझे लगता है शायद उस टाइम के लिए। आज के टाइम में तो खैर ज़माना बहुत बदल गया है। तो आप जैसे मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ भी हैं, जी जी जी, डिजिटल मार्केटिंग और 1-to-1 लोगों के साथ लीड करते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, तो डेफिनेटली यू माइट हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग। तो उस वक्त शायद नहीं थी, शायद होती तो शायद कहानी कुछ और उस वक्त नहीं थी। उसके बाद से अच्छा एक चीज़ ये है कि जो संघर्ष हुए इस दौरान में, तो जिस फील्ड में पहुंचे तो वहाँ के लोगों से मुलाकात हुई, और जो बैक स्टेज वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या प्रॉब्लम आती है, उनके साथ क्या होता है, वो बहुत करीब से रियलाइज़ किया मैंने। कई बैक स्टेज पे वहाँ के कलाकार रहते थे, वहाँ जो दोस्त बन गए रहते। तो जोगेश्वरी वहाँ एक एरिया पड़ता है मुंबई के अंदर, वहाँ पे वो लोग रहते थे, चौल में रहते थे वो लोग। तो उनसे जब बातचीत होती, मैं क्या तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो, फिर ये ऐसे कैसे? तो बोले यार स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी चेहरा नहीं बने हैं, तो इसलिए चैलेंज चल रहे हैं। तो मैं उनकी एक बारीकी को मैंने वहाँ पकड़ा कि इनको अगर सही लाइन और सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो इनकी लाइफ बदली
जा सकती है। तो वो खैर वही चीज़ें वहीं उस समय तक रह गई। फिर उसके बाद इस लाइन में मैं आया। इस बात का टेक्निकल पॉइंट ये है जो हमने जाना, बहुत सारे कलाकारों से बात करते हुए, डायरेक्टर्स से बात करते हुए, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए कि आपको काम करना आना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। इफ़ यू आर गोइंग टू बॉम्बे और इफ़ यू आर गोइंग टू मुंबई और दिल्ली व्हाटएवर, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर जो फील्ड है उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज है, आप सूट करते हैं उस पर्टिकुलर पेशे को, तो डेफिनेटली काम आपको मिल जाएगा। इसमें दो चीज़ें कह सकते हैं कि जब आप स्टार्टअप करते हैं किसी चीज़ का, तो डे वन में आपके लिए कोई भी थाली परोस के नहीं देगा, आपको उसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। और अगर आप वाकई ही चाहते हो उस फील्ड में आगे जाना, जिस भी फील्ड में आप हैं और उस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो आप उसकी बारीकियों को पहले समझिए और उसको पूरा पी जाइए, घोल के पी जाइए। मेरा अपना मानना है कि उसको आप पूरा घोल के पी जाइए। तो फिर जब कहते हैं ना, जो बार बार प्रैक्टिस जब किसी चीज़ की होती है, तो वो आपके प्रोफेशन में ऑटोमेटिक आ जाती है और फिर आपको किसी लाइट कैमरा एक्शन करके आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ से बोले तो वहाँ शुरू हो जाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और संस्कृत में बोलते हैं करत करत अभ्यास के जन्मत जात। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें मैंने वहाँ पर रियलाइज़ की और ऐसे करके सफ़र स्टार्ट हुआ। और यहाँ से फिर मेरे ट्रेनिंग और मोटिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो यहाँ पर आ जाओ यार, यहाँ पे तो धमाका कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, चीज़ें वहाँ देखी, मुझे लगा यार ये तो बड़ा कमाल की इंडस्ट्री है, बिना पैसे के लोगों को यहाँ बिजनेस सिखा देते हैं और सब कुछ कर देते हैं। मैंने ठीक है, डन। और वहाँ से शुरू जब सिलसिला हुआ तो लगातार 20 साल चला वो सिलसिला। और वहाँ से एक पैसिव इनकम होती है, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय को एक पैसिव इनकम के लिए काम आज से करना शुरू कर देना चाहिए। आज से इसलिए कि कहते हैं जब जागे तब सवेरा। ठीक है। एक वक्त आएगा आपके साथ जब आप बुढ़ापे में जाएंगे, और बुढ़ापे में जब जाएंगे तो अब आपके पास बिना कुछ किए अगर पैसा नहीं आ रहा होगा, बिना हाथ पैर हिलाए अगर पैसा नहीं आ रहा होगा, तो आपके अपने भी आपसे दूर हो जाएंगे। जी जी जी। और अगर आपके पास बिना कुछ के पैसा आ रहा है तो गैर भी आपके अपने बन जाएंगे। तो जहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसे हम परिवार कलह कहते हैं, वो एक दूर हो जाती है यहाँ से। तो इसलिए पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है और वो मैंने वहाँ सीखा। तो मैंने अपने फादर से बोला कि नहीं, इस बार तो कुछ गजब का मिल गया है और अब की जो करूँगा ना तो वो कमाल का होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि अरे बहुतों को देखा है, तुम्हें भी देख लेंगे। तो ये क्या कमाल की बात हो गई, अब तो ये चैलेंज वाली बात हो गई। ठीक है, स्टार्ट कर दिया, काम स्टार्ट किया। ख़ानदान में पहली गाड़ी हमने अचीवमेंट की और पहली गाड़ी जब लेकर घर पहुंचे तो फादर को मैंने बोला कि ये हमने एक ऑल्टो अचीव की है। तो खुशी नहीं हुई, हैप्पीनेस नहीं दिखी उनके चेहरे पे। मैंने बड़ा कमाल के यार, आप अब्बा हैं, दुनिया के जो माता पिता हैं बड़ा खुश होते हैं बच्चा जब कुछ करता है और कुछ लेकर आता है। और गाड़ी अगर खानदान की पहली अगर कुछ मैं लेकर आ रहा हूँ तो आपको खुश होना चाहिए। तो बोले देखो, खुश तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि खुशी कुछ ही दिन की हो कि आप गाड़ी तो ले आए लेकिन अगर चलाई नहीं इसे और खड़ी रह गई तो ये समझ लीजिएगा फिर लोग ये बोलेंगे कि लेने की तो औकात थी लेकिन चलाने की औकात नहीं है। तो मैं ठीक है, डन, आप कुछ भी हो ये गाड़ी जरूर चलेगी। और वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। एक वक्त ऐसा हुआ काफी वो ऑल्टो गाड़ी चली, जिंदगी की गाड़ी भी आगे चलती चली गई। और किसी राइटर ने क्या खूब लिखा है आपकी इस जर्नी पर अगर कहें कि कभी देर दर कभी दर बदर, कभी देर दर कभी दर बदर, कभी इसके दर तो कभी उसके दर, कभी इस कदर तो कभी उस कदर, कभी अर्श पर तो कभी फर्श पर, ए आशिक़े जिंदगानी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। बहुत खूब, क्या जब। तो इस तरीके से ये शुरू हुआ सिलसिला और फिर 20 साल के अंदर एक पैसिव इनकम को क्रिएट किया मैंने। और इसी दौरान में हमारी मुलाकात हुई मेरी बेगम साहिबा मेरी वाइफ से, और हमने लव मैरिज किया उस टाइम। और मीनाक्षी यादव जी नाम है उनका, डाइटिशियन है पेशे से वो। अब हमारा उनका कोई मैच ही नहीं था दूर दूर तक, क्योंकि वो डबल MA थी और हम इधर एजुकेशन में 12th मात्र बात के पास किए हुए थे, तो कोई मैच नहीं था। लेकिन मुलाकात हुई, अच्छा लगा दोनों को और चीज़ें आगे बढ़ी। एक वक्त आया कि जब जीरो से दोबारा से स्टार्ट किया हमने, और जीरो से फिर दिल्ली आ गए हम लव मैरिज करके। मुंबई रास नहीं आया एक तरीके से, ये कह सकते हैं उस टाइम में। तो फिर दिल्ली आया, दिल्ली से स्टार्ट किया जीरो से, और जीरो से मतलब छोटे से एक रूम से रेंट से लेकर स्टार्ट किया। और वहाँ से
3 साल के फिर अंदर वजन आने लगा जिंदगी में? बहुत हाई लेवल का, क्योंकि उससे पहले तक ये एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई बच्चे हो जाएंगे तो आपको क्या करना है। जी। वाइफ आई हैं तो उनका एक जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर, और आपके पास अगर फंड भी नहीं है और ऊपर से लव मैरिज करके आए तो एक बड़ा चैलेंज हो कहते जाता हैं जिंदगी में जब तक औरत ना आए तो वजन पैदा नहीं होता है। हाँ, यहाँ से। लेकिन वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके पास एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाता है, तो उनमें से एक मैं भी हूँ, ये कह सकते हैं जी। कि मेरा एक अच्छा लाइफ पार्टनर आज की डेट में मेरे साथ में जो मिला, और उन्होंने जब स्टार्ट की मेरे साथ जर्नी, तो फिर जहाँ भी कहीं कमी लगी या कभी 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 अपने आप को मायूसियत महसूस हुई, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जो होगा देख लेंगे। डेफिनेटली। अगर आपके और पहलुओं की बात करें शख्सियत के, तो एक किताब लिख चुके हैं, एक किताब अंडर पाइपलाइन है, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्या किताब आपने लिखी है और दूसरी किताब का क्या मौजू है, क्या आप उसके जरिए पेश करना चाह रहे हैं आवाम जी को? बिल्कुल। एक अभी जो बुक्स लिख रहा हूँ मैं, उस बुक्स में ख़ासतौर से कैसे अपने टीम को बड़ा किया जाए। मतलब अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप शुरू में 2-4 10,000 20,000 50,000 आप अपने लेवल पर कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लाखों रुपए कमाना है तो आपको एक बेहतरीन, एक सॉलिड टीम चाहिए होगी, और टीम को कैसे आप बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, उस टीम को कैसे बड़ा कर सकते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने ये बुक्स लिख रहा हूँ। आप एक स्टूडियो से 2 स्टूडियो कैसे कर सकते हैं, एक स्टोर से 2 स्टोर कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी किसी भी बिजनेस को आप बड़ा किस तरीके से कर सकते हैं, और उसको बड़ा करके चला कैसे सकते हैं, इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। इसमें भी कहीं ना कहीं मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सन 2020 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, एक सेंटर मैंने देखा जो आपकी बुक है, जिस तरीके की कोशिशें आप कर रहे हैं उन बिजनेसेस को लेकर, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या टीयर 2 टीयर 3 जो सिटीज़ हैं वहाँ तक तो सर्विसेज हो रही हैं, लेकिन गांव तक भी आपकी पहुंच की कोशिश है, और कुछ जगह पर आपने ये कोशिश बखूबी अंजाम भी दी है। तो उस पर रोशनी डालें कि क्या वो पूरा सिस्टम है और किस तरीके से आप गांव की आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे देश का हर व्यक्ति, हर युवा खास तौर से, और हर वो माता बहन जो एजुकेशन लेने के बाद में भी घर में बैठ गई किसी ना किसी कारण, आज पर्दे में रहते हैं या नकाब में रहते हैं, घूंघट में रहते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अर्निंग की, जिससे कि वो अपने खुद के डिसीजन ले सकें, सेल्फ मेकिंग कोई चीज़ कर सकें। तो ऐसे लोगों को आगे लाया जाए, अपने देश के उन लोगों को। तो मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो लॉकडाउन में किया था। संपूर्ण लॉकडाउन था पूरे देश के अंदर उस टाइम में, और मैंने ये देखा कि वहाँ पे लोग घर से वापस, दिल्ली से वापस जा रहे हैं, मुंबई से वापस जा रहे हैं, और बुरे हाल थे। तो उसमें 2 किराएदार हमारे आए मेरे पास, बोले भैया ये चाबी लो, हम वापस जा रहे हैं। मैंने क्यों जा रहे हैं? तो बोले अब कब लॉकडाउन खुलेगा, कब पैसा काम करेंगे, कब आपको किराया देंगे, खाना देंगे, तो करेंगे कैसे करेंगे? तो मैंने कहा आप टेंशन मत लो, जब तक नहीं खुलता लॉकडाउन, नहीं काम मिलता, आप कोई दिक्कत नहीं, किराया वगैरह मत दीजिएगा। तो 2 लोगों की हमने हेल्प की उस टाइम में। लेकिन उसके बाद फिर मुझे लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो मैंने कुछ दिन लंगर भी चलाया, बट 8 दिन करीबन मैंने लंगर चलाया आनंद बिहार रेलवे स्टेशन वहाँ पर। बट लगा कि ये कोई समाधान नहीं है। अगर हम इनको रोजगार दे देते, भाई ये जा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जो डेली बेस पे काम करते हैं या मंथली बेस पे काम करते हैं। अब ऐसी अगर जनसंख्या हम देख रहे हैं देश के अंदर, तो करीबन जो हमारा नेशनल सर्वे बताता है, वो करीबन 60-70% ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बेस पे काम करते हैं, जिनका कोई परमानेंट बेस नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या विकल्प है? तो मैं गवर्नमेंट से क्यों वेट करूं कि वो कोई सपोर्ट करे? मेरे देश के लिए क्या कोई कर्तव्य नहीं बनता जी? तो मेरा थॉट था कि अगर मेरी लाइफ किसी चीज़ से बदल सकती है, तो मैं दूसरों की भी लाइफ बदल सकता हूँ, और उनकी वैल्यू ऐड, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो वहाँ से हमने फिर अपनी एक कंपनी को स्टार्टअप किया और लोगों के साथ में कनेक्ट करना शुरू किया। और फिर मैंने देखा कि देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी डिजिटल मार्केटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा मार्केट में बता रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डिजिटल आओ और भारत को डिजिटल करो। कितने लोगों को, अगर संख्या की बात करें, कितने लोगों को या कितनी कंपनीज को, एंटरप्रेन्योर्स को आप सपोर्ट कर चुके हैं? हाँ, और मैं बिल्कुल वैल्यू ऐड कर चुके हैं उनकी लाइफ में? बिल्कुल। पहले सवाल से इस पे आते हैं, फिर दूसरे पे डेफिनेटली। तो मेरा थॉट था कि पूरे देश को डिजिटल कर देते हैं, मतलब लोगों को हम पिक एंड ड्राइव, जो आज की डेट में प्रोसेस चल रहा है, पिक एंड ड्राइव करने वाला और ड्रॉप करने वाला, तो इस प्रोडक्ट को हम गांव के आखिरी, मतलब देश के आखिरी गांव में भी हम ये सर्विस क्विकली डिलीवर कर सकते हैं। ठीक। तो 1,55,000 करीबन आज की डेट में पिन कोड हैं देश के अंदर, और हर पिन कोड पर डिलीवरीज कोई भी कंपनी नहीं कर रही है। तो मेरा थॉट था कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी की जिम्मेदारी क्यों, मेरी क्यों नहीं?
और मेरी अपनी देश की कंपनी क्यों नहीं, अपनी स्वदेशी कंपनी को हम लेकर चलते हैं और उस लेवल तक लेकर चलते हैं कि हम दूसरी कंट्रीज में भी जाकर लोगों को यहाँ से ले जाकर वहाँ व्यापार दे दें। इसको स्टार्ट करिए। अब इसमें एक हमने फ्रेंचाइज मॉडल को डिज़ाइन किया और एक मॉडल ऐसा डिज़ाइन किया जिसमें लोगों की लाइफ में कुछ हम बदलाव ला सकें। तो वहाँ ग्रॉसरीज को हमने स्टार्टअप किया था और आज करीबन 4 लाख लोगों को हम ये कह सकते हैं कि उद्यमी बना चुके हैं, लोगों को एंटरप्रेन्योर कर सके और उन 4 लाख लोगों की वैल्यू लाइफ में ऐसी ऐड हो चुकी है कि आज वो उनसे से करीबन 5,000 ऐसी माता बहनें हमारी जो घर बैठ के काम कर रही हैं और एक जैसे कहते हैं ड्रीम पूरा करना, तो वो अपने सपने पूरे करके आज एंजॉय कर रही हैं। और ऐसे में पूरे देश के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 333 सिटीज़ के अंदर इस समय हम मौजूद हैं, जिसमें लोगों को आज व्यापार के रूप में, एजुकेशन के रूप में हम लोगों को सर्विसेज और क्वालिटीज़ और एंटरप्रेन्योर्स बना रहे हैं। तो ये अभी तक का प्रोसेस अगर हम बात करें। एक और है कि अगर आप गाना गाना चाहते हैं और आपको लगता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं वही बात पे आ रहा था कि एक जिक्र आपके बारे में पता लगा कि पहले तो आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, हतप्रत हो जाता है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेसेस, अब उसमें भी जाइए तो कृषि से लेके आप किताब तक की बात करते हैं और ब्यूटिफिकेशन से लेके हेल्थ तक की बात करते हैं। फिर उसके अंदर एक मैंने और बात पढ़ी आपके बारे में कि रोड टू बॉलीवुड जी, तो यही बात मुझे बार बार जहन में आ रही थी कि क्या बॉम्बे का जो आपका प्रवास था तो वो एक आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ दे गया कि हाँ मैं इस फील्ड पर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल। व्हाट इज एग्जैक्टली रोड टू बॉलीवुड? हाँ, रोड टू बॉलीवुड, इसको हम ऐसे कुछ शब्दों में ऐसे बयां कर सकते हैं कि आज कलाकार जो है देश के कई ऐसे गांव खेड़े हैं जहां पर एक से एक बेहतरीन टैलेंट है और उस टैलेंट को कोई पहचान अगर देखा जाए नहीं दिला पा रहा था। रीज़न बिहाइंड कहीं ना कहीं आपके पास कला तो है लेकिन आपके पास मंच नहीं है, और मंच नहीं होता तो फिर आप बेहतर कला भी आपकी बेकार जाया जाती है। तो मेरा थॉट था कि मैं लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जहां उनकी लाइफ में वो सब कुछ दिलवा पाऊं जो वो पैसे के बिना नहीं कर पाते, और पैसा होता तो शायद वो कर सकते थे। तो ऐसी कंडीशन में हमने अपना एक तरीके से एनजीओ स्टार्ट किया और वहाँ से हमने ये वर्किंग स्टार्ट की और रोड टू बॉलीवुड मैंने एक सेगमेंट डिज़ाइन किया जहाँ पर हिडन टैलेंट को बाहर लाते हैं, बच्चों को बाहर लाते हैं। तो अभी हमारे साथ में एक बच्ची है अलवर राजस्थान में, और 8 साल की बच्ची है। उन्होंने एक सॉन्ग बहुत चल रहा था अभी 3 साल पहले, राम आएंगे करके, तो उन्होंने उस पर एक सॉन्ग हमें दिया था बनाकर दोबारा से। हमने बैक स्टेज उसको चलाया और वर्ल्ड वाइड हमने 26 प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड करवाया और आज की डेट में वर्ल्ड वाइड उनका जो सॉन्ग चल रहा है और कई रॉयल्टी पा रहे हैं। आज एक छोटी सी बच्ची जिसका अगर देखा जाए तो कोई फेम प्रोसेस नहीं था, और आज वो करीबन 10,000 से 15,000 मंथ की रॉयल्टी ले रहे हैं। तो ऐसे हमने 4,000 गानों को करीबन प्रमोट किया है और उन लोगों को आगे लेकर आए हैं जिनके पास कोई भी मौका नहीं था। और ये सिर्फ प्रेरणा अगर बात करें तो मुंबई जाके ही मिली थी, जो मैंने अभी बताया था आपको कि वहाँ पर मैंने जो लोगों को देखा, सिंगर को वहाँ पे देखा, बहुत सारे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री में हम कुछ कर सकते हैं लोगों के लिए। और जब आप किसी लेवल पे पहुँच जाते हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों के लिए भी कुछ करें और अपने देश के लिए भी कुछ करें। तो मेरा थॉट है कि दूसरे ही क्यों करें, मैं क्यों नहीं, अपने देश के लिए अगर कुछ करना ही है तो हम क्यों नहीं। तो बस यहाँ से ये शुरू हुआ सिलसिला, और आज हम लोग सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से लेकर इवेंट से लेकर और हिडन बैक टैलेंट में अगर बात करें तो डांस कॉम्पिटिशन से लेकर सभी चीज़ में हम बच्चों को पूरा मौका देते हैं। और अभी बहुत जल्दी OTT चैनल का प्लान कर रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को डायरेक्ट हिट करेंगे। ज़रा इस शख्सियत के ऊपर आप रोशनी डालिए, जो कहते हैं ना कि लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, फिर डिजिटल मार्केटिंग और इतने सारे मैंने मुख्तलिफ पहलू और भी बयां किए आपके, और एक ट्रेंड में है ये चीज़। अक्सर हम देख रहे हैं कि इस तरीके की भी लोग वक्तन फ़वक्तन बाहर की तरफ आते जा रहे हैं दौरे हाजिर के अंदर, कि वो अपने आप को लाइफ कोच के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। तो एक टू बिकम अ लाइफ कोच, क्या वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस शख्स के अंदर? और एक इस बात पर भी आप गौर ज़रा फरमाइएगा कि किस तरीके से उसकी जर्नी होनी चाहिए। क्या एक बंधा बंधाया पैटर्न हो सकता है, या उसको घाट घाट का पानी पीना ही पड़ेगा, तब जाके वो तजुर्बे आएंगे और तब जाकर वो तजुर्बेकार अपने तजुर्बों को पेश करेगा और फिर कहलाएगा कि यस आई एम द परफेक्ट लाइफ कोच? देखिए, घाट घाट का पानी जो पीता है तो वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड होता है, अपने आप में एक्सपीरियंस होता है उसके पास, और उसके लिए
फिर कोई भी स्टेज दे दीजिए आप, वो हर जगह धुरंधर बन जाता है। लेकिन अगर आप इसे एज ए कैरियर चूज करना चाहते हैं तो आपके कुछ चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको उन लोगों को सुनना पड़ेगा जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा नाम बनाया है। तो बनाया कैसे है, उनकी लाइफ की जर्नी को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कैसे एफर्ट किए, और फिर जाकर डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपीरियंस लिए, देन उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे। तो आप एक बढ़िया, अगर आप लाइफ कोच बनना चाहते हैं या ट्रेनर या मोटिवेटर बनना चाहते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ों को बहुत फोकस करना पड़ेगा। पहले तो खुद को स्टेबल रखना पड़ेगा, आपका माइंडसेट स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चैलेंज आएंगे इसमें। ये इतना आसान नहीं है। अगर किस तरह के, जैसे कुछ? हाँ, इसमें पहला एक चैलेंज ये कह सकते हैं कि जब आप एक बार कोई चीज़ बोल देते हैं और जब आप मीडिया पे आ जाते हैं या आप सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, तो लोगों को लगता है ये तो हो गया, अब आपको एक नया कंटेंट चाहिए। और अब नया कंटेंट बनाने के लिए आपको फिर से कुछ नया कुछ करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और नया कंटेंट के लिए अब आपको कुछ ना कुछ बुक्स, कुछ ना कुछ रीड्स डिफरेंट करनी पड़ेंगी। आपको या तो ट्रैवल कीजिए, आप बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, जिससे कि आपको कुछ नई चीज़ें मिले। आप अगर चाहें कि घर बैठकर, स्टूडियो में बैठकर मैं चीज़ें कर लूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बहुत बेहतर एंकर या बहुत बेहतर स्पीकर या बहुत बेहतर मोटिवेटर लाइफ कोच बन पाए। आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा और आम लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी आप जीवनियाँ सुनिए, तो उससे आपके पास एक बेहतरीन कंटेंट मिल जाता है। और यहाँ पे एक चैलेंज यही आता है सबसे बड़ा, कि अगर आपके पास सही कंटेंट नहीं है तो जनता है ना, व्यूवर्स है, तो सब कुछ जानती वो है। जैसे ही ऊपर लाते हैं वैसे नीचे भी ले आते हैं। ये चैलेंज एक बहुत बड़ा होता है। तो आपका एक बहुत बड़ा ह्यूज पार्ट है कि आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना है और स्टेबल जरूर रहना है, क्योंकि आप अगर डाइवर्ट हो जाते हैं, अब आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, एक मोटिवेटर के साथ, एक स्पीकर के रिलेटिविटी साथ। की बात कर रहे हैं। हाँ, कि यहाँ जब तक रेलेवेंस रहेगा आपका, तब तक ही आप मार्केट में बने रहेंगे। लोग कहते हैं ना कि भाई अब लोग हमारी इज्जत नहीं करते या हमें काम नहीं देते, या फिर इस तरीके की मुश्किलात आ रही हैं, उम्र बढ़ रही है। वो उम्र का फासला नहीं है, वो उम्र का गैप नहीं है, वो आप रिलेवेंस आपका खत्म हो गया, फोकस नहीं है और आप अपनी लाइन पर कनेक्ट नहीं है। एब्सोल्युटली, मेन चीज़ ये कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। जनरली अगर आप अपनी लाइन से कनेक्ट हैं तो आपको कोई भी हटा ही नहीं सकता, और आपको कहते हैं कि अपनी फील्ड के बेस्ट बनो, बेस्ट, अपना बेस्ट दो। तो लोग आपको अपने आप उठा लेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मानना है कि अगर आपने अपना 100% दिया है, कहते हैं एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आप कहें तो मैं ऐड कर दूं। ऑल योर्स। एक साहब की एक गाड़ी खराब हो जाती है जंगल में, और जंगल में गाड़ी खराब होती है तो अब उन साहब के पास कोई विकल्प नहीं है, उसको खुद आती नहीं है सही करना, और गाड़ी भी बड़ी गाड़ी होती है और वो आम कोई मैकेनिक सही नहीं कर सकता। तो एक स्पेशल वहाँ मैकेनिक को नाम बताया जाता है कि ये एक व्यक्ति है, ये सही कर सकता है, लेकिन ये आता नहीं है, ये किसी के पास आता नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो वो कहता है क्यों नहीं आता, पैसा बोलो, जितना बोलोगे उतना मैं देने को तैयार हूँ, उसको बोलो लेकर आओ। बोलते नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है, अब क्योंकि गाड़ी जंगल में ख़राब है और आपको उसको जाना था, तो बोले ठीक है भाई चलते हैं उसके पास। पहुँच गए वहाँ, उनसे बोले कि भैया मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, आपको सही करनी है। तो कहते हैं देखो सही तो कर दूंगा, लेकिन जो दाम है ना वो आपको मेरे हिसाब से देना पड़ेगा। क्या आप राज़ी हैं इस बात के लिए? तो बोले हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप बोलिए क्या दाम है। तो नॉर्मली एक गाड़ी में अगर आप सर्विस भी कराओगे 7-8 हज़ार रुपये में हो जाती है। तो वो कहते हैं देखिए साहब 50,000 रुपये लूँगा, अगर आपको ज़रूरत है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब क्योंकि वो फंसा हुआ था, गाड़ी बड़ी थी, 1 CR के आसपास की गाड़ी थी, तो उन्होंने ठीक है भाई कोई बात नहीं, इस समस्या से निकलना है। और ऐसे आसपास कोई वो सर्विस अवेलेबल थी नहीं, पहुंच गए उनको लेकर। एक सिर्फ एक वायर इंजन के अंदर ऐसा लूज था जिसको आया, उसने सही किया, टाइट किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब वो कूद पड़ता है तुरंत ही, वो जो ऑनर होता है, कहता है यार ये क्या तुमने 50,000 इस किस काम के लिए? तो बोले नहीं, काम के लिए नहीं लिए मैंने, ये जानने की कि ये मैंने जो आपके आते ही सही मैंने कर दिया है इसको। ये मेरी पिछले 20 साल का अनुभव था और वो तजुर्बे की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और उसकी कीमत मांग रहा हूँ मैं उससे। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको ज़रूरत हो तो बताइएगा, तो उस व्यक्ति को देना पड़ा। तो ढूंढ के लेकर आए उसको। अगर आपके अंदर कला है,
हुनर है और आप बेस्ट हैं अपनी फील्ड में, तो लोग ढूंढ के लेकर आएंगे आपको किसी के पास काम मांगनी। इसी बात को एक सिनेमा के जरिए बड़ा अच्छी तरीके से पेश किया गया, जिसमें दिलीप कुमार साहब भी थे, राज बब्बर, सुरेश ओबराय। और सुरेश ओबराय एक कंपनी के मालिक होते हैं जो कि कपड़ा बनाने वाली होती है। उनकी एक मशीन ख़राब हो जाती है और फिर कहा जाता है कि भाई किसी को बुलाइए, कोई इसको ठीक करने को तैयार नहीं है। तो राज बब्बर साहब वहाँ एक मजदूर होते हैं, वो आते हैं और थोड़ा सा बस देखते हैं, उसके बाद एक हथौड़ा उठाते हैं और टक से मारते हैं, मशीन स्टार्ट हो जाती है। फिर सुरेश ओबराय साहब पूछते हैं कि भाई कितनी तुम्हारी मजदूरी हुई? तो वो बोलते हैं कि 1000 रुपये। तो वो बोलते हैं कि एक हथौड़ा मारने के 1000 रुपये? तो वो बोलते हैं कि हथौड़ा मारने के 1 रुपया और 999 इस बात के कि हथौड़ा मारना कहाँ है। बिल्कुल तो तजुर्बे की बात आती है। अब आते हैं देश की तरफ, क्योंकि वक्त थोड़ा सा महदूद है। और ऑफ द माइक आपने जिक्र किया था कि एक जापान का आपने जिक्र किया, हिंदुस्तान की आवाम का जिक्र किया, युवाओं का जिक्र किया आपने। तो एक संकट आज जापान की तरफ देखा जा रहा है कि आबादी बूढ़ी हो चुकी है, वो इकोनॉमिकल एक क्राइसिस वहाँ खड़ी होने को है, और हिंदुस्तान के पास एक युवा आबादी है। तो कैसे आप देखते हैं, क्योंकि जिस फील्ड से जहाँ से आप नज़र कर रहे हैं, और एक ये ज़माना आज का टेक्नोलॉजी का, तो क्या आपकी तरफ से एक बात आए, संदेश आए, एक व्यू पॉइंट आपका युवाओं को लेकर, देश को लेकर, देश की तरक्की को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर? इसको ऐसे कह सकते हैं कि रसब, देखिए आप और हम सब बूढ़े होंगे, एक वक्त होगा, और जैसे आज हम 60% आबादी जवान है, तो आने वाले 30 साल बाद ये बूढ़ी होगी। तो देश में उस समय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको हाई लेवल का चाहिए होगा। मैंने आज ही हालात दिखती है, जब कोई अगर अभी कोविड हुआ तो देखा था कि क्या हालात थे, और हॉस्पिटल्स में जगहें नहीं थी, चैलेंज बहुत था। तो ये आने वाले 30 साल बाद क्या होने वाला, समझने वाली बात है। उस लेवल के डॉक्टर्स, उस लेवल की आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वो सब कुछ चाहिए होगा। और मेरा ये मानना है कि पैसा होता है ना, तो आप कैसी भी एरिया में पहुंच जाओ, आप बेस्ट वीवीआईपी रूम में जाते हो। लेकिन अगर आप पैसा नहीं होता आपके पास, तो आप फिर ये हाल होता है कि आपका एडमिशन होना भी मुश्किल हो जाता है। और इस विषय में मेरा ये मानना है कि आज देश के अंदर जो बुजुर्गी जिस लेवल पे आएगी, तो आप ऐसे दादा दादी बनना चाहते हो जो अपने बच्चों को दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, या खुद दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं, अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जा रहे हैं, या फिर ऐसे दादी दादा बनना चाहते हो कि आपके पोता पोती आते हैं और वो कहते हैं कि पिताजी ने मुझे ये गाड़ी नहीं दिलाई, ये घर नहीं दिलाया, या ये नहीं किया, आप दिला दीजिए। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ये ATM पकड़ और जा लेकर आ। तो ऐसे वाले अगर दादा दादी होंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा केयर करेंगे अपने दादा दादी की, अपनी जनरेशन की। और उधर जो बच्चे हैं जिसको आपको सबसे ज़्यादा नीड है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप रिटायरमेंट में आ जाएंगे, और रिटायरमेंट में आते हैं तो आपके पास एक ह्यूज एक्सपीरियंस होता है, और इसे कहते हैं घर की कलह। तो कहीं ना कहीं मैं इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हर NGO को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, और जो जिस लेवल पे अभी वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, ये कम किए जा सकते हैं, परिवारों में खुशियां लाई जा सकती हैं अगर आज से ही तैयारी की जाए। तो एक पैसिव इनकम की आज से तैयारी की जाए। तो एक वक्त ऐसा, जब अभी देख लीजिए आप, अगर आपके कोई भी कनेक्टिविटी में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पेंशन आती है, या उनके पास कोई पैसिव इनकम आती है परिवार से अलग हटके, तो वो परिवार अपने आप में खुशहाल है, हैप्पी है, क्योंकि उनकी बहू बाकायदा अपनी सास के पैर दबाते हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि पैसा आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा होगा तो सिचुएशन अलर्ट हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि देश में आने वाले वक्त में ये वाला जो सिनेरियो है, ये नहीं होना चाहिए। और तो मेरा अपना एक मैसेज है सभी देशवासियों के लिए कि आप लोग पैसिव इनकम पे आज से ही काम करना स्टार्ट करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, और कोई एक ऐसा साइड में आप चीज़ डालिए जिससे कि आप एक समय में आते हुए आपके परिवार के बिना हस्तक्षेप के, उनके बिना इंटरफेरेंस के, आपके पास एक इनकम ऐसी आ रही हो, सोर्स ऑफ इनकम ऐसी हो जहां पर आप सेल्फ डिपेंड हमेशा रहें, और आप जो चाहें वो अपनी मर्जी से कर सकें। तो आपके साथ में आपकी पूरा परिवार हैप्पी रहेगा, कोई घर के लिए नहीं होगा। ये मेरा अपना मानना है। और हम ऐसी कंडीशन में वृद्धाश्रम को रोक सकते हैं जो जिस लेवल पे खुल रहे हैं, और ये पहल हमसे ही शुरू होती है, दूसरों से क्यों। और देश के अंदर सोसाइटी भी है, गवर्नमेंट भी है, इंडिविजुअल्स भी हैं, परिवार भी हैं, और आप बिजनेसेस के आइडियाज़ देते हैं। इस मुल्क के जो नौजवान हैं उसको आप किस तरीके के बिजनेस आइडियाज़ सजेस्ट करेंगे जो कि देश के मुस्तकबिल के साथ भी जुड़ता हो, और इस बात को भी ध्यान में रखा जाए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वक्त है, टेक्नोलॉजी का वक्त है, और कभी कोलैप्स होता है, कोई युद्ध इस तरीके से कंडीशन बनती है, इमरजेंसीज होती हैं,
तो उस कंडीशन में भी देश तरक्की करता रहे और आवाम जो है खुशहाल रहे और नौजवान की जेब में पैसा भी रहे, कौन सी ऐसी राह हो यहाँ से? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले तो सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, और सेल्फ डिपेंड में आप अपने जॉब के साथ या अपने काम के साथ साथ आपको एक ऐसा पार्ट देखना पड़ेगा जहाँ डिजिटल से आप कनेक्ट हो। आज एआई का ज़माना है, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं और एआई ने कई लोगों को रिप्लेस कर दिया है। क्या कृषि की तरफ भी जा सकते हैं नौजवान? बिल्कुल, कृषि अब बहुत बड़ा पार्ट है अगर हम बात करते हैं और कृषि की तरफ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो शहर के बच्चे हैं वो कृषि की तरफ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है बहुत हार्डवर्क है, बहुत मेहनत है उस चीज़ पे, और कई लोगों के पास ज़मीन नहीं भी है, तो फिर खेती करेंगे कैसे, या फिर उस लेवल का बिजनेस कैसे क्रिएट करेंगे। इसमें मुझे लगता है कि दो पार्ट पे ज़्यादा खास तौर से फोकस करना चाहिए। एक तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो ट्रेडिंग होना चाहिए। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप कुछ बनाते नहीं तो आपका रिस्क नहीं होता। जो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो रहता है कि आप कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करने जाते हो तो आपके साथ एक रिस्क चलता है कि आप कोई भी फैक्ट्री डाल रहे हैं, कोई बिजनेस डाल रहे हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिका या वो सामान या सर्विस नहीं चली तो अब आपका टोटल लॉस आपके ऊपर खड़ा हो जाता है। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि आपको ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए। ट्रेडिंग मतलब कि आप कोई भी व्यापार बना बनाया, किसी के पास एक प्रोडक्ट है वो रेडी है, आपको उसको मार्केटिंग कीजिए और सीधा जाकर सर्व कर दीजिए, सर्विस दे दीजिए और सीधा सेल कर दीजिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करेंगे तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और दूसरों को भी व्यापार यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें अगर कोई जाना चाहता है तो मुझे लगता है आप 2-3 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं जिसकी तरफ आप जा सकते हैं। जैसे कि आप फूड कैटेगरी में जा सकते हैं, ये कभी बंद नहीं होने वाला धंधा है। एब्सोल्युटली। आप इसमें नॉन फूड कैटेगरी में जा सकते हैं, कॉस्मेटिक लाइक टाइप की जो प्रोडक्ट हैं ये कभी बंद नहीं होंगे। आपको शैम्पू करना ही है, आपको क्रीम लगानी है जनरली, अगर आप अपने आप को लुक चाहते हैं। फूड कैटेगरी में, नॉन फूड्स और फूड में अगर हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल पे काम कीजिए। रॉ मटेरियल में चैलेंज कम है, कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा और इसमें हम सपोर्ट कर देते हैं बहुत सारे लोगों के। अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर कंसल्टेंसी फ्री कर देते हैं लोगों को। मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा लोग व्यापारी बनेंगे उतना देश में बदलाव आएगा और हम अपने देश की इकोनॉमी को और बेहतर कर पाएंगे, तो उसमें एक सहयोग दे पाएंगे। तो आपको जो व्यापार में अगर देखते हैं तो डिजिटल पे फोकस कर लीजिए। आज की डेट में डिजिटल बहुत बड़ी पावर है आज की डेट में, क्योंकि आपके पास एक डिवाइस है, एक फ़ोन है, एक डिवाइस है, उस डिवाइस पे आप जो काम कर रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे ब्लॉग डाल के लाखों रुपए कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी को जान चुके हैं, आपने वो स्किल डेवलप नहीं की है। तो आपको अपने काम के साथ साथ इस स्किल को डेवलप जरूर करना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में माहिर हैं, आपको कुकिंग अच्छी आती है, आप कुकिंग के बारे में डालिए। आपको पोट्री बहुत अच्छी आती है, आप पोट्री के बारे में डालिए। आप कहानी बहुत अच्छी बोलते हैं, आप कहानी के बारे में अपना वीडियोस बनाइए, लोग देखने को तैयार हैं। हर मुल्क की एक बुनियाद होती है। जैसे अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो कृषि प्रधान इस देश को कहा जाता है और गांव जो हैं, विलेजेस हैं, वही स्ट्रेंथ देते हैं शहरों को भी, और तभी ये इकोनॉमी सर्वाइव करती है, तभी ये डेवलपमेंट सर्वाइव करता है। तो कृषि प्रधान देश है और वो रहेगा भी। हाँ, तो इसमें कृषि की अगर ऊपर बात करते हैं तो मुझे लगता है आप ऑर्गेनिक पे काम कीजिए। ये हम वर्ल्ड वाइड से ले जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत डिमांड है, ह्यूज डिमांड है आज की डेट में। और ऑर्गेनिक आज की डेट में ज़रूरी हर व्यक्ति के लिए। आज हम जो भी खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल से गुजर के निकल रहा है। माने इवन अगर हम दूध भी पी रहे हैं तो वो किस गाय का और किस भैंस का दूध पी रहे हैं और वो क्या खा पी रही है जी। ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है। तो आप अगर जाते हैं तो आप कृषि की तरफ अगर जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक पे जाइए। ऑर्गेनिक में भी कोशिश कीजिए कि आप उन प्रोडक्ट्स पे जाइए जो बहुत फास्ट मूव होते हैं, तो इस पे काम कर सकते हैं। आप एक छोटे शहर से निकलते हैं और गांव की संस्कृति आपने बहुत अच्छे से देखी होगी, फिर एक बहुत बड़े शहर की तरफ जाते हैं, बॉम्बे, जो कि मुल्क का सबसे वाइब्रेंट शहर कहा जाता है, फिर दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। तो गांव जुड़ा, छोटा शहर जुड़ा, फिर बड़े शहर जुड़े, तो कहाँ देखते हैं इसरार अहमद खुद को अब तक, और क्या यहाँ से सपना है, और कैसी एक कोई बात ये कहना चाहें कि जिसमें कि गांव और शहर जुड़ते हों और इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट होता हो और मुल्क का भी डेवलपमेंट होता हो? जी, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैं अपने को अगर देखता हूँ तो मेरा मकसद है कि मैं अपने देश के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को व्यापार दे सकूँ और उनको इंडिपेंडेंस बना सकूँ, सेल्फ डिपेंड बना सकूँ। तो उसमें अभी जो मैं देख रहा हूँ कि हम जैसे वर्ल्ड की कई रिटेल चेन है आज की डेट में काम कर रही हैं,
हमारे इंडिया के अंदर आके काम कर रही हैं। सबसे ह्यूज चेन, एक नेम अगर ना रहे तो नाम ना लेके अगर सिर्फ नंबर सुन के बात करूं तो करीबन 60,000 वर्ल्ड वाइड उनके मॉल हैं मार्केट के अंदर, और वो आज $1 ट्रिलियन की कंपनियां हैं। तो मेरा थॉट ये है कि हम इंडिया के अंदर 1,55,000 पिन कोड है, तो हर पिन कोड पे एक स्टोर्स को लेकर आते हैं और एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसे बच्चे को पकड़ते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं कि जिसको कुछ भी नहीं आता, जानकारी उसे कुछ नहीं है, हम फुल सपोर्ट कर देते हैं उसको पूरे ऑपरेशन से लेकर हर चीज़ में, और पूरा बेहतरीन तरीके से उसको एक बिजनेस डेवलप करके उसको गिफ्ट कर देते हैं कि आप अब इसको चलाओ, पीछे देख रेख हमारी रहेगी, पूरी टेक्नोलॉजी से लेके IT से लेके परचेज से लेके एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ हम देंगे, आप सिर्फ आगे बढ़ो, उसमें जो सपोर्ट हो सकती है मैं करूँगा। तो मेरा जो अगर देखेंगे आप देश के हित में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 1,55,000 यानी कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रिटेल चेन हम दिखेंगे, ये सोच है, और आने वाले समय में मेरा टारगेट है कि वर्ल्ड की टॉप रिटेल चेन में इंडिया की एक कंपनी होनी चाहिए, तो वो अपनी होनी चाहिए। जो मैंने जिक्र किया ना शुरुआत में कि आपसे ये बात करते हुए कि गांव और शहर, फिर आपकी तरक्की, फिर वो दौर चलता हुआ, फिर यहाँ तक कि आपकी अचीवमेंट्स और आगे के ये ख्वाब, तो हौसलों की उड़ान की जो एक रूह है, और रूह ये कहती है कि रुक सके ना झुक सके जो, रुक सके ना झुक सके जो, इस तरह से उस गगन को मंजिलों को पा सके जो, गांव क्या ये शहर क्या है, ये देश की पहचान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है, ये हौसलों की उड़ान है। थैंक यू, बहुत बहुत तो शुक्रिया इसरार अहमद भाई, बहुत शुक्रिया तमाम अचीवमेंट्स के लिए, तमाम जर्नी के लिए, और हौसलों की उड़ान में तशरीफ लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सुरखरू होते हैं दुनिया में हमेशा वही लोग, दश्त और सहरा से जो सरगर्दा गुजर जाते हैं। दोस्तों, हौसलों की उड़ान के आज के इस शुमारे में बस इतना ही, लेकिन अगले शुमारे में एक और अजीम शख्सियत के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात। लेकिन चलते हुए आपको याद दिला दें कि आप हौसलों की उड़ान को और DD उर्दू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। आप हमें YouTube, Facebook और इंस्टा पर भी मिल सकते हैं, और आप चाहें तो हमें ट्वीट करें। तो अगले शुमारे में फिर होगी मुलाकात, तब तक रखें अपना खासा ख्याल। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।